तांबा की वस्तुएं अपनी चमक खो देती है और हरे रंग की परत बनाती है जो है क्षारीय कॉपर कार्बोनेट। क्षारीय कॉपर कार्बोनेट के कारण तांबा अपनी चमक खोएगा और हरा रंग का परत बना लेगा। तांबे की वस्तु अपनी चमक खो देती है और हरे रंग की परत बनाती है जो क्षारीय कॉपर कार्बोनेट की परत होती है। तांबे की वस्तुएं लंबे समय तक हवा के संपर्क में रहने पर इसकी सतह पर हरे रंग की परत बन जाती है। कॉपर ऑक्सीकरण द्वारा संक्षारित होता है, जिसमें यह हवा में ऑक्सीजन द्वारा संक्षारित होता है, जिससे यह हवा में ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है। 2Cu प्लस O2 तो बन गया 2CO, यही है क्षारीय कॉपर कार्बोनेट। दो गो कॉपर था, ऑक्सीजन जैसे मिला तो बन गया 2CO, है ना, बन गया क्षारीय कॉपर कार्बोनेट। कॉपर हवा में नम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करता है, धीरे धीरे अपनी चमकदार भूरी सतह खो देता है और एक हरा कोट प्राप्त कर लेता है। यह हरा पदार्थ बेसिक कॉपर कार्बोनेट है। CuO प्लस CO2 मिल गया तो बन गया CuCO3। हालांकि कॉपर जब हवा में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कर रहा है, तो यह जो है बेसिक कॉपर कार्बोनेट बन जाता है। यह है बेसिक कॉपर कार्बोनेट। चांदी की वस्तुएं हवा के संपर्क में आने से के कुछ समय के बाद काली हो जाती है। ये वस्तुएं हवा में सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड की परत बनाती है। सिल्वर सल्फाइड। तांबा का परमाणु क्रमांक होता है 29। मानव ने सर्वप्रथम इसी धातु के खोज और उपयोग भी किया। इसके विशिष्ट गुरुत्व 8.95 होता है और तांबा का क्वथनांक 2300 डिग्री सेल्सियस और गलनांक होता है 1100 डिग्री सेल्सियस। यह ऊष्मा और विद्युत का उत्तम चालक और परतने और आघातवर्धनीय है। हवा में खुला रहने पर इसका संक्षारण होता है। यह सांद्र अम्ल से अभिक्रिया करके क्यूप्रिक क्लोराइड CuCl3 बनाता है, जबकि तनु अम्ल से प्रतिक्रिया नहीं करता है। तांबा जो है तनु अम्ल से प्रतिक्रिया नहीं करता है। यह सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड तो SO2 बनाता है। इसका उपयोग विद्युत उपकरण और तार बनाने में, विद्युत लेपन में, मुद्रण में, कैलोरीमीटर, बर्तन और सिक्के बनाने में, पीतल, कांसा, गन मेटल, सिल्वर, जर्मन सिल्वर आदि मिश्र धातु बनाने में किया जाता है। राष्ट्रपति पद का चुनाव के लिए जमानत राशि कितनी है? यह 15,000 ना। राष्ट्रपति बनने के लिए शर्त है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल की उम्र पूरा कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहिर्त है, वह संघ सरकार में अथवा किसी राज्य में अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण में अथवा किसी सार्वजनिक प्राधिकरण में लाभ का पद पर न हो। एक वर्तमान राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति किसी राज्य का राज्यपाल और संघ और राज्य का मंत्री किसी लाभ के पद पर नहीं माना जाता है। इस प्रकार वह राष्ट्रपति के पद के लिए अमरक उम्मीदवार होता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवार को कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 को अनुमोदक होना चाहिए। प्रत्येक उम्मीदवार भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 रुपये की जमानत राशि जमा करता है। यदि उम्मीदवार कुल डाले गए मतों का 1/6 भाग प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो वह राशि जब्त हो जाता है। 1/6 भी नहीं लाया तो राशि जब्त हो जाएगा। 1997 से पहले प्रस्तावक और अनुमोदकों की संख्या 10 थी तथा जमानत राशि 25,000 थी। 1997 में से बढ़ा दिया गया ताकि उम्मीदवारों को हतोत्साहित किया जा सके जो गंभीरता से चुनाव नहीं लड़ते हैं। लाल लेटराइट मिट्टियाँ किस फसल के लिए अधिक उपयुक्त है? तो एक काजू के लिए। लाल लेटराइट मिट्टियाँ काजू के फसल के लिए अधिक उपयुक्त है। लेटराइट मिट्टी के बारे में देखते हैं। इस मिट्टी का विकल्प उन क्षेत्रों में होता है जहाँ उच्च तापमान एवं भारी वर्षा होती है, मतलब जहाँ पानी ज़्यादा पड़ेगा और तापमान ज़्यादा रहेगा वहाँ पे लेटराइट मिट्टी मिलेगा।
अधिक वर्षा के कारण जल के साथ चूना और सिल्का का निच्छालन हो जाता है, मतलब पानी ज़्यादा पड़ा तो चूना और सिल्का क्या हुआ, बह गया, तथा लोहे के ऑक्साइड और एल्युमिनियम के यौगिक मिट्टी में शेष बचे रहते हैं। मतलब चूना और सिल्का बह गया, बचा सिर्फ लोहा और एल्युमिनियम का ऑक्साइड, मतलब वही सब बच गया। यह साधारणतः लाल भूरे रंग की होती है। यह एवं मुख्य रूप से पश्चिमी घाट के पर्वतों के गिरिपद क्षेत्रों में एक लंबी पट्टी के रूप में केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा और उड़ीसा के पठारी क्षेत्र, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र, छोटा नागपुर के पठार, असम के पहाड़ी क्षेत्र एवं मेघालय के पठार में पाई जाती है। यह मिट्टी रबड़ और कॉफ़ी के लिए फसल के लिए अच्छी मानी जाती है। रबड़ और कॉफ़ी लाल मिट्टी में बढ़िया से होता है। इस मिट्टी में मुख्यतः चाय हो जाएगा, कहवा हो जाएगा, रबड़, सिनकोना, काजू, मोटा अनाज एवं मसालों की कृषि की जाती है। बाकी द्रव अवस्था से गुजरे बिना गैस अवस्था का सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन कहलाता है निक्षेपण। वह प्रक्रिया जिसमें द्रव अवस्था से गुजरे बिना गैस अवस्था का सीधे ठोस में परिवर्तन से निक्षेपण बोलते हैं, डिकम्पोजिशन कहलाता है। निक्षेप या निक्षेपण बोलते जमाव, इसे वाष्प जमाव भी कहते हैं, जो कि ऊर्ध्वापातन के विपरीत होता है और यह एक थर्मोडायनेमिक प्रक्रिया है। जमाव तब होता है जब गैस के रूप में कोई पदार्थ अवस्था बदलकर ठोस बन जाता है। गैस पदार्थ मध्यवर्ती तरल अवस्था के दरकिनार कर जमा हो जाती है, आमतौर पर क्रिस्टल के रूप में। जमाव एक उदाहरण होता है जो वायुमंडल के जलवाष्प सीधे बर्फ में बदल जाता है, जैसे पाला बनना। दूसरा उदाहरण चिमनी ईंटा की दीवारों पर जमा होने वाली कालिक। ऊर्ध्वपातन एक प्रकार का चरण परिवर्तन जो तब होता है जब कोई ठोस तरल चरण को छोड़कर सीधे गैस में बदल जाता है। इसका सामान्य उदाहरण ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जैसे सूखी बर्फ के रूप में जाना जाता है। यह एक एंडोथर्मिक प्रक्रिया है जो किसी पदार्थ के चरण आरेख में उसे त्वरित बिंदु के नीचे होती है। जिस तापमान और दबाव के तहत ऊर्ध्वपातन होता है वह प्रणाली के रासायनिक और भौतिक गुणों पर निर्भर करता है। ठोस से सीधे गैस में संक्रमण से जुड़ी ऊर्जा को ऊर्ध्वपातन की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। संघनन कंडक्शन जिसे बोलते हैं, गैस से द्रव बनने की परिघटना को संघनन कहते हैं। यह वाष्पन के विपरीत है। वर्षा एक प्रकार का संघनन है। संघनन के प्रकार देख लेते हैं, जैसे ओस, पाला पड़ना, कोहरा, धुंध और बादल। जमना मतलब सोलिडिफाई, किसी द्रव पदार्थ का ठंडक के कारण समय पाकर अथवा किसी प्रकार गाढ़ा होना या किसी तरल पदार्थ का ठोस हो जाना ही जमना है, जैसे पानी से बर्फ जमना, दूध से दही जमना। बोला कि पी आर श्रीजेश और सविता पुनिया ने समान खिताब किस खेल से संबंधित है? तो श्रीजेश और सविता पुनिया खेलती है हॉकी। श्रीजेश और सविता पुनिया हॉकी से संबंधित है। पी आर श्रीजेश का पूरा नाम रविंद्रन श्रीजेश है, जो कि केरल का है। रुधिर कणिका जो रक्त के थक्का निर्माण में सहायक है, वो हो गया रुधिर कणिका जो रक्त का थक्का बनाता है। रक्त का थक्का कौन बनाता है? प्लेटलेट। प्लेटलेट जो है रक्त के थक्का के निर्माण में सहायक होती है। शरीर के किसी अंग के कट या फट जाने से रुधिर प्लेटलेट्स अधिक संख्या में एकत्र होकर आपस में चिपक जाते हैं एवं रुधिर स्राव को बंद कर देता है। रक्त अस्कंदन बोले रक्त का जमाव, किसी चोट या घात की प्रतिक्रिया स्वरूप रक्त अस्कंदन होता है। यह क्रिया शरीर से बाहर अत्यधिक रक्त के बहने से रुकती है। रक्त का स्कंदन या थक्का मुख्यतः फाइब्रिन धागे के जाल से बनता है। इस जाल में भरे तथा क्षतिग्रस्त संगठित पदार्थ भी उलझे हुए हैं। फाइब्रिन रक्त प्लाज्मा में उपस्थित एंजाइम थ्रोम्बिन की सहायता से फ्रोबिनिजन से बनती है। फाइब्रिन
एक रक्त प्लाज्मा में उपस्थित एंजाइम थ्रोम्बिन की सहायता से थ्राम्बिनोजन से बनती है। थ्रोम्बिन की रचना प्लाज्मा में उपस्थित निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन से होती है। इसके लिए थ्रोम्बोकाइनेज समूह की आवश्यकता होती है। यह एंजाइम समूह रक्त प्लाज्मा में उपस्थित अनेक निष्क्रिय कारकों की सहायता से एक के बाद एक अनेक एंजाइम प्रतिक्रिया की श्रृंखला से बनता है। एक चोट या घात रक्त में उपस्थित प्लेटलेट को विशेषज्ञ कारकों को मुक्त करने के लिए प्रेरित करती है, जिससे स्कंदन की प्रक्रिया शुरू होती है। इस प्रक्रिया में कैल्शियम की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। रुधिर को बोलते हैं ब्लड। यह एक लाल संयोजी ऊतक है। सामान्य मनुष्य में 6 लीटर रुधिर विद्यमान रहता है, मतलब 6 लीटर मिलेगा। इसका मुख्य कार्य है भोजन, विटामिन, खनिज लवण, ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड को निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचाना, हार्मोन को निर्दिष्ट स्थान पर वहन करना, उत्सर्जित पदार्थों को उत्सर्जी अंगों तक ले जाना, शरीर का तापमान नियंत्रण रखना, जीवाणु और अन्य पदार्थों को नष्ट करना। इसके दो भाग है, मतलब जो होता है ब्लड का दो भाग है, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाएं में मिलेगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी में जो है, डब्ल्यूबीसी में राइबोसोम लाइसोसोम मिलता है, ठीक है। आरबीसी में लाइसोसोम नहीं मिलता है। मानव के शरीर में सारे रुधिर का 55% प्लाज्मा एवं शेष 45% रुधिर कणिकाएं एवं प्लेटलेट्स मौजूद होती है। तो 55% हो जाएगा प्लाज्मा, 55% प्लाज्मा होता है और 45% कणिका और प्लेटलेट होता है। प्लाज्मा में भी 90% जल और शेष 10 भाग प्रोटीन तथा कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होता है। प्रोटीन में ग्लोब्यूलिन तथा एल्ब्यूलिन होता है। लाल रक्त कणिकाएं, जिसको बोलते हैं इरिथ्रोसाइट, इसका औसत व्यास 7.7 मिलीमीटर एवं मोटाई 2 मिलीमीटर होता है और आकार रहेगा गोलाकार। इसका केंद्रक दिखाई नहीं देता है। आरबीसी में जो केंद्रक होता है उसमें दिखाई नहीं देगा। आरबीसी का व्यास कितना होता है 7.7 और मोटाई होता है 2 मिलीमीटर। आरबीसी में एक प्रोटीन एवं रंजक हीमोग्लोबिन होता है, जिसके कारण उनके कण के रंग लाल होता है एवं ऑक्सीजन लेने तथा देने की क्षमता होती है। आरबीसी अस्थि मज्जा बोले तो बोन मेरो में बनती है और एवं इनका विनाश 90 से लेकर 120 दिनों के बाद प्लीहा में होता है। शिराओं का रुधिर नीला या बैंगनी बोले तो अशुद्ध या कार्बन डाइऑक्साइड युक्त एवं धमनियों का रुधिर लाल या गुलाबी रंग का होता है। फुसफुस शिरा, जिसको बोलते हैं प्लेमरी वैन, के अतिरिक्त सभी शिराओं के रुधिर में CO2 तथा फुसफुस धमनी के अतिरिक्त सभी धमनियों के रुधिर में ऑक्सीजन रहता है। वह फुसफुस शिरा के अतिरिक्त सभी शिराओं के रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड और फुसफुस धमनी के अतिरिक्त सभी धमनियों के रुधिर में ऑक्सीजन होता है। मतलब फुसफुस धमनी में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और फुसफुस शिरा में जो है, फुसफुस शिरा में ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक है। और फुसफुस धमनी में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। फुसफुस शिरा में ऑक्सीजन मिलेगा और फुसफुस धमनी में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। फुसफुस शिरा में ऑक्सीजन मिलेगा और फुसफुस शिरा में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। अगर फुसफुस शिरा में ऑक्सीजन मिल रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें नहीं रहेगा और फुसफुस धमनी में अगर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड इसमें रहेगा। श्वेत रक्त कणिकाएं, जिसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट, यह अनियमित आकार की होती है। इसमें केंद्रक होता है पर हीमोग्लोबिन नहीं रहता। इसमें भी केंद्रक मिलेगा और केंद्रक इसमें भी था नहीं। लाल आरबीसी में जो है केंद्रक नहीं होता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होता है।
पर हीमोग्लोबिन नहीं होता है। WBC दो प्रकार का होता है, एक होता है ग्रुनेलोसाइट और दूसरा होता है एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट जिसमें कण पाए जाते हैं, ग्रेनुलोसाइट में कण पाया जाता है, और ये भी 3 प्रकार का होता है। पहला था न्यूट्रोफिल, ग्रेनुलोसाइट में पहला हो गया न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, ये सभी अस्थि मज्जा में बनते हैं। WBC में न्यूट्रोफिल संख्या में सर्वाधिक और बेसोफिल में सबसे कम पाया जाता है। एग्रेनुलोसाइट जिसमें कण नहीं पाए जाते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है लिम्फोसाइट, दूसरा होता है मोनोसाइट, और ये लिम्फोसाइट में बनते हैं। WBC जो है 2 तरह का होता है, एक होता है ग्रेनुलोसाइट और दूसरा होता है एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में कण मिलेगा, एग्रेनुलोसाइट में कण नहीं मिलेगा। ग्रेनुलोसाइट 3 गो रहेगा, एग्रेनुलोसाइट 2 गो रहेगा। रुधिर प्लेटलेट जिसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट्स को ही बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। ये सूक्ष्म, रंगहीन, केंद्रकहीन होता है, मतलब सूक्ष्म में भी रहेगा, छोटा रहेगा, बेरंग रहेगा और उसमें केंद्र नहीं मिलेगा, और ये लगभग 2 से लेकर 4 मीटर व्यास के होते हैं। ये अस्थि मज्जा में मेगा कैरियोसाइट से बनता है और कई दिनों के पश्चात इसका विनाश हो जाता है। जब संविधान संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो वह अपनी स्वीकृति प्रदान के लिए बाध्य है। जब संविधान संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो अपनी स्वीकृति प्रदान के लिए बाध्य है। 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा, 24वां संशोधन 1971 के द्वारा। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताई गई है। संशोधन का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में से किसी में भी प्रारंभ किया जा सकता है। संविधान संशोधन के मामले में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। दोनों सदनों में विशेष बहुमत तो कुल सदस्य संख्या के आधे या आधे से अधिक तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की 2/3 या 2 या अधिक सदस्यों समर्थन से ही संविधान संशोधन विधेयक पारित हो सकता है। ऐसे विधेयक का दोनों सदनों में पृथक पृथक पारित होना जरूरी है। संविधान संशोधन विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। भारत में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में विमान क्षेत्र के विनियमों को बढ़ाने के कौन सा विधेयक पारित किया? तो विमान मसौदा अधिनियम 2023। और ये जो है इसको वो चेंज किया 1934 के जगह पर। ऊष्मागतिकी के दूसरा नियम का तात्पर्य क्या है? किसी ऊष्मा इंजन की दक्षता 100% नहीं हो सकती है। किसी ऊष्मा इंजन की क्षमता 100% नहीं हो सकती है। ऊष्मा ऊर्जा को पूर्ण रूप से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम किसी ऊष्मा इंजन की दक्षता किसी प्रशीतक के निष्पादन गुणांक की मूल सीमा निर्धारित करता है। यह नियम बताता है कि ऊष्मा इंजन की दक्षता कदापि 100% नहीं हो सकता है। इसका तात्पर्य है कि ठंडे ऊष्मा भंडार की मुक्त ऊष्मा को कभी भी शून्य नहीं किया जा सकता है। प्रशीतक के लिए द्वितीय नियम यह बताता है कि निष्पादन गुणांक कदापि अनंत नहीं हो सकता। प्रशीतक में कार्यकारी पदार्थ फ्रियोन गैस है। उच्च दाब से निम्न दाब के क्षेत्र में गैस में अचानक प्रसार होता है, जिस कारण फ्रियोन ठंडी हो जाती है और ऊष्मा तथा वाष्प द्रव मिश्रण में रूपांतरित हो जाती है। ठंडे तरल द्वारा उस भाग से ऊष्मा का अवशोषण जिसे ठंडा करना होता है, इससे तरल वाष्प का रूपांतरण हो जाता है। निकाय पर किए गए बाहरी कार्य द्वारा वाष्प का गर्म होना तथा वाष्प द्वारा परिवेश में ऊष्मा मुक्त करके कार्यकारी पदार्थ को एक चक्र का पूरा कर पुनः अपनी आरंभ अवस्था में वापस लाना है।
प्रशीतक का निष्पादन गुणांक होता है Q/W। यहाँ पे Q जो है ठंडे ऊष्मा का भंडार से अवशोषित ऊष्मा की मात्रा और W प्रशीतक पर किया गया कार्य है। परिभाषा के अनुसार n का मान 1 से अधिक नहीं हो सकते, जबकि अल्फा का मान 1 से अधिक नहीं हो सकता है। ऊष्मा संरक्षण द्वारा गर्म ऊष्मा भंडारण को मुक्त की गई ऊष्मा अर्थात Q/W+Q होगा। ऊष्मा इंजन में ऊष्मा को पूर्ण रूप से कार्य में संपादित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार निकाय पर बिना कुछ बाहरी कार्य किए कोई प्रशीतक कार्य नहीं कर सकता है। प्रशीतक पर बाहरी कार्य कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। केल्विन तथा प्लैंक के द्वारा प्रतिपादित ऊष्मा सिद्धांत के अनुसार किसी आदर्श ऊष्मा इंजन की संभावना को खंडन किया गया है। केल्विन प्लैंक प्रकथन। ऐसा कोई प्रक्रम संभव नहीं है जिसके एकमात्र परिणाम किसी ऊष्मा भंडार से ऊष्मा का अवशोषण करना तथा ऊष्मा को पूर्णतया कार्य करने में रूपांतरित करना हो। किन कारणों से मांगी गई मात्रा में वृद्धि और कमी होगी? तो संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन। वस्तु की कीमत घटने पर मांग बढ़ती है और कीमत बढ़ने पर मांग घटती है। कीमत अगर घट गया तो मांग बढ़ गया, कीमत अगर बढ़ गया तो मांग घट गया। वही लिखा है, प्राइस अगर कम है, प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड कम होगा, प्राइस कम है तो डिमांड ज़्यादा होगा। लेकिन शर्त क्या है कि आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, आय में परिवर्तन नहीं, जितना जो कमा रहा है वही हिसाब से होना चाहिए। वस्तु साधारण हो, उपभोक्ता की रुचि आदतों में परिवर्तन न हो। अपवाद में लिखा है मांग का नियम घटिया वस्तु पर लागू नहीं होता है। मांग का नियम घटिया वस्तु मतलब गिफन पर लागू नहीं होता है। युद्ध और आपात की स्थिति में यह नियम लागू नहीं होता है। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है? तो अनुच्छेद 78। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देना प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। अनुच्छेद 78 में बोला कि प्रधानमंत्री को बताना होगा राष्ट्रपति को क्या काम कर रहा है वो। अनुच्छेद 52 के माध्यम से राष्ट्रपति के पद है। अनुच्छेद 61 महाभियोग। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति और अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति, लेकिन प्रधानमंत्री के सलाह पर। अनुच्छेद 73 है कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार। कार्यपालिका का शक्ति का विस्तार अनुच्छेद 73 में है। सोलह सेंटीमीटर किनारे वाले घन के विपरीत फलकों को काले रंग हरे रंग से रंगा जाता है और 1 सेंटीमीटर के घनों में काटा जाता है। तब उन घनों की संख्या जिसकी केवल एक फलक रंगीन है जो कि लाल है, तो कितना होगा? इस 16 को 16 रहने देना, 1 को 2 कर देना है, दुगुना, और गुना कर देंगे तो बन जाएगा 32 का आंसर। पॉलीसाइथेमिया पॉलीसाइथेमिया किस प्रकार की कोशिकाओं की संख्या अधिकांशित हो जाती है? एंथ्रोसाइट्स। पॉलीसाइथेमिया में एंथ्रोसाइट कोशिकाओं की संख्या अधिक होती है। पॉलीसाइथेमिया में एंथ्रोसाइट कोशिका की संख्या अधिक होती है। पॉलीसाइथेमिया में एंथ्रोसाइट्स बोले तो लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या असामान्य रूप से अत्यधिक विकसित होने लगता है, जिससे रक्त गाढ़ा हो जाता है एवं नियमित रक्त प्रवाह अधिक कठिन हो जाता है। पॉलीसीथेमिया एक दुर्लभ धीमी गति से बढ़ने वाला रक्त कैंसर है जिसे माइलोप्रोलीफरेटिव नियोप्लाज्मा के रूप में जाना जाता है। एंथ्रोसाइट इन्हें लाल रक्त कोशिकाएं या लाल रक्त कोशिका भी कहा जाता है। ये कोशिकाएं रक्त प्रवाह में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यह रक्त में विभिन्न तत्वों के साथ ऑक्सीजन एवं अन्य पोषक तत्वों के परिवहन एवं वितरण के लिए उत्तरदायी होता है। एंथ्रोसाइट्स लाल रक्त कोशिकाएं हैं जो हमारे खून को बनाती है। इनका औसत तापमान 38 डिग्री सेल्सियस होता है। यह रक्त में पोषक तत्वों के परिवहन के साथ
शरीर को प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने, पीएच की मात्रा संतुलन करने और कार्यों को संपन्न करता है। प्लेटलेट्स ये सूक्ष्म, रंगहीन, केंद्रकहीन, व्यास लगभग 2.4 व्यास के होते हैं। ये अस्थिमज्जा में मैक्रोकैरियोसाइट से बनता है। प्लेटलेट्स ब्लड का सबसे छोटा घटक है जो ब्लडिंग को नियंत्रित करता है। प्लेटलेट जिसे थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। प्लेटलेट को क्या बोलता है? थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट ब्लड का सबसे हल्का कंपोनेंट होता है। वे ब्लड वेसल्स को दीवारों पर धकेलते हैं, जिससे प्लाज्मा और रक्त ब्लड सेल्स बीच में प्रवाहित होती है, जिससे प्लेटलेट्स को बिल्डिंग को रोकने के लिए चोट तक जल्दी पहुंचने में मदद मिलती है। प्लेटलेट की उत्पत्ति हड्डियों के कोमल टिश्यू में होती है। वयस्कों में प्लेटलेट की संख्या प्रति घन मिलीमीटर रक्त बोले तो 2 लाख से लेकर 3 लाख तक होती है। न्यूट्रोफिल्स हमारे वाइट ब्लड सेल्स का एक हिस्सा है। यह वाइट ब्लड सेल का 55 से लेकर 70% भाग तक होता है। हमारे शरीर में होने वाली बैक्टीरियल एवं वायरस इन्फेक्शन के विरुद्ध सबसे पहले रिस्पॉन्स करता है। न्यूट्रोफिल्स इसकी उत्पत्ति बोन मैरो में होता है। न्यूट्रोफिल्स का जीवन काल 24 घंटे से भी कम होता है। जब भी कोई बाहरी पैथोजेंस हमारे शरीर पर आक्रमण करते हैं तो सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स उनको खाकर खत्म करता है। इस प्रक्रिया को फेगोसाइटोसिस कहा जाता है। बसोफिल्स यह एक प्रकार का वाइट ब्लड सेल है जो शरीर को एलर्जी, रोगजनकों और परजीवियों से बचाने के लिए इम्यून सिस्टम के साथ मिलकर कार्य करती है। बेसोफिल्स ब्लड फ्लो में सुधार करने और रक्त के थक्के को रोकने के लिए एंजाइम का उत्पादन करता है। बेसोफिल्स 3 तरह का होता है। एक होता है ग्रेन्युलोसाइट्स, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। बेसोफिल्स सेल अनूठी है। यह शरीर में अपचरित पदार्थ को घेरकर उन्हें निगलकर नष्ट कर देता है, अतः इसे भी फेगोसाइटोसिस सेल कहा जाता है। सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिनका उपयोग कठोर जल को मृदुक करने के लिए किया जाता है। वह है धौवन सोडा। धौवन सोडा का उपयोग कठोर जल को मृदुक करने के लिए किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट बोले तो धौवन सोडा। सोडियम कार्बोनेट का ही नाम है धौवन सोडा। सोडियम कार्बोनेट। कार्बन का मोबाइल जो है धवन जो है प्रचार करता है। Na2CO3 10H2 फॉर्मूला हो गया Na2CO3 Na2CO3 × 10H2। साधारणतः इसे साल्वे विधि द्वारा बनाया जाता है। सोडियम कार्बोनेट श्वेत क्रिस्टलीय ठोस है जो डेकाहाइड्रेट के रूप में पाया जाता है। यह जल में आसानी से घुल जाता है तथा गर्म करने पर मोनोहाइड्रेट में बदल जाता है। 373 केल्विन से उच्च ताप पर मोनोहाइड्रेट पूर्ण रूप से शुष्क हो जाता है एवं एक श्वेत रंग के चूर्ण में बदल जाता है, जिसे सोडा ऐश कहा जाता है। इसका उपयोग जल के मृदुकरण, धुलाई एवं निर्मल के कांच, साबुन, बोरैक्स एवं कास्टिक सोडा के निर्माण में, कागज, पेंट एवं वस्त्र उद्योग में, प्रयोगशाला में गुणात्मक एवं मात्रात्मक विश्लेषण में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। साल्वे विधि का उपयोग पोटेशियम कार्बोनेट के निर्माण में किया जाता है। सोडियम क्लोराइड NaCl इसका मुख्य स्रोत समुद्री जल है, जिसमें 2.7 से लेकर 2.9% तक लवण होता है। अपरिष्कृत नमक जो ब्राउन विलियम के क्रिस्टलीकरण से प्राप्त किया जाता है। क्रिस्टल से प्राप्त किया जाता है। सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम एवं मैंगनीज क्लोराइड अशुद्धि के रूप में होते हैं। सोडियम क्लोराइड का गलनांक 1081 केल्विन है। जल में इसकी विलेयता 273 केल्विन पर 36 ग्राम प्रति 100 ग्राम जल है। इसका उपयोग
साधारण नमक के रूप में Na2O2, NaOH एवं Na2CO3 बनाने में होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको बोलते हैं कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं कास्टिक सोडा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया NaOH जिसको बोलते हैं कास्टिक सोडा। औद्योगिक स्तर पर NaOH का उत्पादन कास्टर क्लेनर विधि से किया जाता है। मरकरी कैथोड एवं कार्बन एनोड का उपयोग करके लवण जल का विद्युत अपघटन सेल में किया जाता है। सोडियम धातु मरकरी कैथोड पर विसर्जित होकर अमलगम बनाता है तथा एनोड पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है। कैथोड ये सब हटाओ। NaOH पारभासी श्वेत ठोस पदार्थ है। इसका गलनांक 591 केल्विन है। सतह पर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन वायुमंडल CO2 से अभिक्रिया करके Na2CO3 बनाता है। इसका यूज है साबुन, कागज, कृत्रिम रेशम एवं कई अन्य रसायनों के निर्माण में, पेट्रोलियम के परिष्करण में, बॉक्साइट के शुद्धिकरण में, वस्त्र उद्योग में, सूती वस्त्रों के मर्सनरीकरण, शुद्ध वसा एवं तेलों के निर्माण तथा प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में यूज होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको बोलते हैं बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा से बोलते हैं NaHCO3। इसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं क्योंकि यह गर्म करने पर विघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड बोलते CO2 के बुलबुले देता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को सोडियम कार्बोनेट के विलयन में CO2 गैस से संतृप्त करके बनाया जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का श्वेत चूर्ण कम विलय होने के कारण पृथक हो जाता है। Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 जब मिलेगा तो बन जाएगा 2NaHCO3। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग चर्म रोगों में मंद प्रतिरोधी बोलते मिल्ड एंटीसेप्टिक के रूप में अग्निशमन यंत्र में भी किया जाता है। सोडियम Na हो गया, परमाणु संख्या 11 है और परमाणु भाग हो जाएगा 23। 11 को दुगुना कर दो 22, उसमें 1 जोड़ दो 23, क्रमांक हो गया। यह एक क्षार धातु है। कोशिका द्रव में पोटेशियम धनायन बहुतायत में होते हैं जहाँ ये एंजाइम को सक्रिय करते हैं तथा ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ATP बनाने में भाग लेते हैं। सोडियम आयन शिरा संकेतों के संचरण के लिए उत्तरदायी है। विरंजन चूर्ण बोलते ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सी हाइपोक्लोराइड है। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित कर इसका उत्पादन किया जाता है। यह पीला तीखा गंध वाला ठोस पदार्थ है जो ठंडे जल में विलय है तथा वायु में खुला रखने पर क्लोरीन गैस देता है। इसका उपयोग वस्त्र और कागज उद्योग में विरंजक के रूप में, पेयजल को शुद्ध करने में, रोगाणुनाशक एवं ऑक्सीकरण में तथा प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में होता है। जिप्सम का सूत्र हो गया CaSO4 2H2O। जिप्सम का हो गया CaSO4 2H2O। यह एक तहरदार खनिज है जिसे सेलेनाइट भी कहते हैं। इसका उपयोग उर्वरक के निर्माण में अमोनियम सल्फेट उर्वरक का सल्फेट जिप्सम से ही प्राप्त होता है। खनिज के रूप में कृषि, कांच और पोर्सिलियन के निर्माण में, अग्निशः ईंटों के निर्माण में, सेलों के प्रकाशीय नियतांकों के निर्धारण में, प्लास्टर ऑफ पेरिस में, रंग रोजन, रासायनिक पदार्थ, गंध का अम्ल एवं रासायनिक खाद बनाने में। चूना पत्थर जिसे बोलते हैं CaCO3, लाइम स्टोन भी बोलते हैं, चूना पत्थर को लाइम स्टोन बोलते हैं। फॉर्मूला हो गया CaCO3। यह एक अवसादी चट्टान है जो मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट बोले तो CaCO3 के विभिन्न क्रिस्टलीय रूपों जैसे कि खनिज के कैल्साइट या एर्गोनाइट से मिलकर बनती है। कैल्शियम कार्बोनेट बोलते CaCO3 श्वेत रवेदार पाउडर होता है। यह जल में लगभग अविलय रहता है। 1200 केल्विन पर गर्म करने पर यह विघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड देता है।
CaCO3 को जब 1200 केल्विन में गर्म करते हैं तो ये टूट जाता है और बन जाता है CaO और प्लस CO2। चूना पत्थर का यूज संगमरमर के रूप में भवन निर्माण में, बुझे चूने के निर्माण में, विशेष रूप से अपक्षित CaCO3 का उपयोग से बृहद रूप से उच्च गुणवत्ता वाले कागज के निर्माण में, एंटासिड टूथपेस्ट के अपघर्षक के रूप में, च्युइंगम के संगठक एवं सौंदर्य प्रसाधन के पूरक के रूप में और कैल्शियम कार्बोनेट को मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ लोहे जैसी धातुओं के निष्क्रमण में फ्लक्स के रूप में यूज होता है। किस संगठन ने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? यह है सेबी। पर कौन से राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है? पर कौन से राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में, मतलब उच्च न्यायालय में कौन कौन आता है? तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, अपीलीय क्षेत्राधिकार है और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है, और निरीक्षण वाला नहीं है ना। उच्च न्यायालय राज्य में अपील का सर्वोच्च न्यायालय होता है। राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार तथा शक्तियाँ निम्नलिखित है। पहला है मूल अधिकारता, दूसरा हो गया रिट जारी कर सकता है, अपील अधिकारता, निरीक्षण संबंधी अधिकारता, अभिलेख न्यायालय की शक्तियाँ, न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्तियाँ, अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण की शक्तियाँ। मूल या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, ऐसे मामले सीधे उच्च न्यायालय में लाए जा सकते हैं जब नागरिकों के मूल अधिकारों के परिवर्तन से जुड़े मामले हो। अधीनस्थ न्यायालय में यदि विधि का सारवान प्रश्न निहित है तो उस प्रश्न की व्याख्या उच्च न्यायालय करता है। 4 उच्च न्यायालय जैसे कलकत्ता, मुंबई, मद्रास और दिल्ली के पास उच्च राशि के सिविल मामलों के संदर्भ में भी मूल अधिकारता है और राजस्व से जुड़े किसी मामले में संसद सदस्यों तथा राज्य विधानमंडल के निर्वाचन से जुड़े मामले भी सुन सकता है। रिट अधिकार भी है। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को रिट अधिकारता प्रदान की गई है। उच्च न्यायालय किसी अधीनस्थ न्यायालय, अधिकरण या राज्य के किसी प्राधिकरण को ऐसी रिट आदेश या निर्देश जारी कर सकता है जो नागरिकों के मूल अधिकार के परिवर्तन के लिए आवश्यक है। उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के अलावा विधिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए भी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय को यह शक्ति अनुच्छेद 32 के तहत प्रदान की गई जो कि मूल अधिकारों के परिवर्तन तक सीमित है। अपीलीय अधिकारता, उच्च न्यायालय मुख्यतः अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय से संबंधित अपीलें सुनता है। आपराधिक मामलों में उच्च न्यायालय की अपीलीय अधिकारता आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 से निर्धारित है। निरीक्षण अधिकारता, अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालय के संबंध में अधिकारता दी गई है। इस शक्ति में न्यायिक तथा प्रशासनिक दोनों प्रकार के निरीक्षण शामिल है। यह अधिकारता उसके राज्य क्षेत्र में आने वाले सभी न्यायालय और अधिकरणों पर लागू होती है, चाहे उच्च न्यायालय के निर्णय की अपील उच्च न्यायालय सुनता हो या नहीं। अपवाद स्वरूप सशस्त्र बलों से संबंधित न्यायालय या अधिकरण पर अधिकारता लागू नहीं होती। अनुच्छेद 228 के तहत विधि के सारवान प्रश्न के निहित होने की दशा में वह अधीनस्थ न्यायालयों से मामले को अपने पास मंगवा सकता है। अभिलेख न्यायालय की शक्तियाँ, अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा प्राप्त है। उसे अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालयों की सभी शक्तियाँ प्राप्त होगी। उच्च न्यायालय के सभी निर्णय, कार्रवाई आदि को शाश्वत स्मृति में सुरक्षित रखा जाता है ताकि भविष्य में उनका प्रयोग पूर्व उदाहरण की तरह किया जा सके। न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति, अनुच्छेद 13, 32 और 226 आदि से न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्तियाँ नियमित होती है। अनुच्छेद 13 भी है ना। उच्च न्यायालय की अधिकारता में आने वाले राज्य की विधियों और आदेशों के साथ वह संघ की विधियों और आदेशों का भी पुनरावलोकन कर सकता है। यदि किसी आदेश या विधि से मूल अधिकारों का हनन होता है तो आदेश दे सकता है।
कोई विधि या आदेश संविधान के मूल ढांचे या अन्य संवैधानिक उपबंधों के खिलाफ हो तो भी वह आदेश दे सकता है। यदि विधि पारित करने वाली संस्था या आदेश जारी करने वाले प्राधिकार ने अपनी अधिकारिता से बाहर जाकर कार्य करेगा तो उसको भी रोकेगा। अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण की शक्ति। संविधान के अनुच्छेद 235 में उच्च न्यायालय को अपने राज्य क्षेत्र के भीतर स्थित अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण की विस्तृत शक्तियाँ प्राप्त है। इसमें मुख्यतः न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करना, न्यायाधीशों के हस्तांतरण, न्यायाधीशों की प्रोन्नति या निलंबन का आदेश देना, न्यायाधीशों की वरिष्ठता कम करने या सेवानिवृत्ति की सिफारिश देना आदि शामिल है। ग्राम पंचायत का गठन। ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 में है। एक समान नागरिक संहिता तो अनुच्छेद 44 में है। कृषि एवं पशुपालन अनुच्छेद 48, कृषि एवं पशुपालन अनुच्छेद 48 में है। कृषि एवं पशुपालन अनुच्छेद 48 और न्यायपालिका और कार्यपालिका पृथक अनुच्छेद 50 में है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का संगठन अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में जैसे बुढ़ापे, बेरोजगार, बीमारी, अशक्तता आदि की दशा में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए राज्य प्रभावी प्रावधान करेगा। 41, 42, 43 का शॉर्ट ट्रिक है दमन, दमन। द से कुछ दशा, म से मनोनीत दशा, न से निर्वाह योग मजदूरी। ये 41, 42 और 43 दमन। अनुच्छेद 42 कार्य की न्याय संगत और मानवीय दशाओं का तथा मातृत्व सुरक्षा हेतु सहायता देना, इसमें छुट्टी उट्टी मिलता है। अनुच्छेद 43 है कर्मचारियों को निर्वाह योग मजदूरी और कुटीर उद्योग का विकास, दमन हो गया। 43 का क में है उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी के लिए उपयुक्त विधान बनाना, जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा बनाया गया। 43 का क में क्या है, उद्योग के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी के लिए उपयुक्त विधान बनाना, मतलब मजदूरों के लिए नियम कानून बनाना। ये अनुच्छेद 43 का क में है। अनुच्छेद का 43 का क, क्योंकि नियम बनाना जरूरी है। 8 घंटा कोई क्या घंटा काम करेगा, छुट्टी कैसे मिलेगा, कितना मजदूरी न्यूनतम होना चाहिए, सब। 43 का ख है सहकारी समितियों का उन्नयन, मतलब सहकारी समिति है 43 का ख में 57वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा जोड़ा गया। सहकारी समितियों का उन्नयन 43 का ख। 44 में है समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 45 में है 6 से कम आयु के बच्चों को शिक्षा और उनकी देखभाल करना। अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे को शिक्षा और देखभाल करना, जो कि 6वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिव्यक्ति और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। अनुच्छेद 47 में है पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना। अनुच्छेद 47 में है पोषाहार और जीवन को ऊंचा करना और लोक स्वास्थ्य के सुधार को प्राथमिक कर्तव्य मानना तथा मादक पेय और हानिकारक नशीले पदार्थ के सेवन का प्रतिबंध का प्रयास करना। 1947 के तहत बिहार में शराब बंद है, ठीक है। AK-47 चल जाएगा, है ना, 47 चल जाएगा। क्यों? क्योंकि नशीली दवा बंद करना है, नशीला चीज़, और पोषाहार को ऊंचा करना है, खान पीन को बढ़िया करना है। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन है। अनुच्छेद 48 है कृषि एवं पशुपालन का संगठन आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों के अनुसार करना और गाय, बछड़ों और अन्य दुधारू या वाहक पशुओं की नस्लों के परीक्षण और सुधार करना, उनके वध को प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाना। अनुच्छेद 48 में बोला है कि दुधारू गायों को नहीं मारना है। अनुच्छेद 48 का क में है पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन करना तथा वन और वन जीवों की रक्षा करना। पर्यावरण और वन का
चर्चा है 48 का क में, 48 का क कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। अनुच्छेद 49 में है राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना। अनुच्छेद 49 में क्या है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना। अनुच्छेद 50 राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानपूर्वक संबंध, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता से निपटने के लिए प्रोत्साहन देने के प्रयास करना। कौन सा भारत के त्रिविवर्तनिक विभाजन का भाग नहीं है? तो पश्चिमी और पूर्वी घाट। पश्चिमी और पूर्वी घाट भारत के त्रिविवर्तनिक विभाजन का भाग नहीं है। कौन कौन है? तो उत्तर का विशाल पर्वतमाला, उत्तर का विशाल पर्वतमाला जैसे हिमालय वगैरह, उत्तर भारत का विशाली मैदान और दक्षिण का प्रायद्वीप पठार, दक्षिण का प्रायद्वीप पठार ये सब है। पेलग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो नियासिन की कमी से होता है पेलग्रा रोग। पेलग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? नियासिन, जिसको बोलते हैं B3, B3 है ना, B3 को ही बोलते हैं नियासिन। 3 गो नयासिन, 3 नयासिन। विटामिन 1881 में लूनिन ने विटामिन की खोज किया था, लूनिन ने खोजा था ना। 1897 में इज़क कमान ने लूनिन की खोज का समर्थन किया और पता लगा कि बेरी बेरी रोग आहार में पॉलिश किए गए चावल की बहुतायत से होती है। इसी ज्ञान के आधार पर हॉपकिंस एवं फंक ने विटामिन मत प्रस्तुत किया और इसमें बताया कि प्रत्येक रोग आहार में किसी न किसी विटामिन की कमी से होता है। फंक ने 1912 में सबसे पहले विटामिन का नाम उपयोग किया, और फंक जो है विटामिन का नाम उपयोग किया, लेकिन खोजा था लूनिन। जीवों में अभी तक 20 प्रकार के विटामिन का पता चला है, जिसमें 13 का हमारे भोजन में होना आवश्यक है। इन्हें दो प्रमुख श्रेणियों में बांटा जाता है। एक होता है जल में घुलनशील विटामिन, जो कि B और C है, मतलब विटामिन B कॉम्प्लेक्स और विटामिन C जल में घुल जाता है। और वसा में घुलनशील है कीड़ा, KEDA, वसा में घुलेगा। कीड़ा कभी भी पानी में नहीं डूबता है, तो जल में नहीं घुलेगा। विटामिन के स्रोत, उनके कार्य तथा उनकी कमी से होने वाले रोग देखते हैं। B1 को बोलते हैं थायमिन, B1 को बोलते हैं थायमिन। B2 को जीवी बोलते हैं ना, राइबोफ्लेविन है ना, B2 हो गया राइबोफ्लेविन। 2 ऐसे लिखा था ना रॉ जैसा, तो 2 है या फिर रॉ बोलो तो राइबोफ्लेविन हो गया। B1 मतलब एक था बोलते हैं, एक था राजा। उसी तरह B3 को बोलते हैं निकोटिनिक अम्ल या फिर नियासिन भी बोलते हैं। B5 होता है फिर पेंटोथेनिक अम्ल, B5 हो गया पेंटोथेनिक अम्ल, 5 पेंटा। 6 पायरिडॉक्सिन, B6 को बोलते हैं पायरिडॉक्सिन। B7 को बोलते हैं H, और इसका नाम है बायोटिन। 7 दिन बायो पढ़ना है, 7 दिन बायो पढ़ना है। B9 इसको बोलते हैं फॉलिक अम्ल, B9 हो गया फॉलिक अम्ल। B12 हो गया साइनोकोबालमिन। B12 मतलब 12वां दिन साय कृपा लेना, 12 महीना है ना, 12 महीना साय का कृपा होना चाहिए। C को बोलते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल और A को बोलते हैं रेटिनॉल। D को बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। E को बोलते हैं टेकोफेरॉल, ई टोका। K हो गया आपका नेप्थोक्विनोन, K हो गया नेप्थोक्विनोन। B1 से होता है बेरी, B1 की कमी से बेरी। B2 की कमी से किलोसिस, B2 की कमी से किलोसिस होता है। B3 की कमी से पेलेग्रा, B3 से पेलेग्रा। B5 की कमी से चर्म रोग, वृद्धि कम होगा, बाल सफ़ेद हो जाएगा, जनन क्षमता भी कम हो जाएगा। B6
से होता है रक्त क्षीणता, चर्म रोग और पेशी ऐठन। B7 से होता है चर्म रोग, बालों का झड़ना। B9 का रक्त क्षीणता, कुंठित वृद्धि। B12 रक्त क्षीणता, तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियाँ। और विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है, विटामिन सी से स्कर्वी रोग। विटामिन ए की कमी से होता है कार्निया एवं त्वचा की कोशिकाओं का सल्की होना। डी से होता है भवन, रतुंधी, ये क्या लिख दिया, और रतुंधी होता है वही विटामिन ए से ही होता है, ठीक है। कुंठित वृद्धि भी होता है विटामिन ए की कमी से। विटामिन डी की कमी से होता है सूखा रोग और ऑस्टियोमेलोसिया, ऑस्टियोमेलोसिया, ऑस्टियोमेलोसिया। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग हो जाता है और ऑस्टियोमेलोसिया होता है। ई से जो होता है विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी आ जाता है, जननांग और पेशियों में कमजोरी होता है। विटामिन के की कमी से होता है चोट पर रक्त का थक्का न जमना और अधिक रक्तस्राव होना, मतलब हीमोफीलिया रोग हो जाता है। विटामिन के की कमी से हीमोफीलिया रोग हो जाता है। बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान का विभाग है कोरोमंडल तट। बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान का नाम है कोरोमंडल तट। भारत के तटीय मैदान को दो भागों में विभाजित किया जाता है, होता है पश्चिमी तटीय मैदान और फिर होता है पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान यह गुजरात से लेकर कन्याकुमारी के तटीय क्षेत्रों तक विस्तृत है। यह एक सक्रिय जलोढ़ पट्टी है, यह एक सक्रिय जलोढ़ पट्टी है। पश्चिमी तटीय मैदान के भाग कोंकण तट, कन्नड़ तट और मालाबार तट। पश्चिमी तट का भाग हो गया कोंकण, कन्नड़ और मालाबार। कोंकण हो गया आपका गुजरात से लेकर गोवा, कोंकण गुजरात से गोवा। कन्नड़ हो गया गोवा से लेकर मंगलुरु तक, है ना। कन्नड़ हो गया आपका गोवा से लेकर मंगलुरु तक हो गया। मालाबार हो गया मंगलुरु से कन्याकुमारी तक, मालाबार हो गया मंगलुरु से कन्याकुमारी तक। पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी घाट तथा बंगाल की खाड़ी के तट के बीच निर्मित मैदान को पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं। इसका विस्तार स्वर्ण रेखा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक है। पूर्वी तटीय मैदान का भाग देख लेते हैं। उत्कल तट जो कि स्वर्ण रेखा नदी से महानदी के बीच उड़ीसा में मिल गया। उत्तरी सरकार का तट महानदी से लेकर कृष्णा नदी के बीच, उत्तरी सरकार हो गया महानदी और कृष्णा नदी के बीच हो गया उत्तरी सरकार, और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच। कोरोमंडल, कोरोमंडल कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी के बीच आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में हो गया कोरोमंडल तट मिलेगा।